दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कई दिनों से मैं लगातार आप लोगों से प्रॉमिस किए जा रहा था कि कुछ नया करूंगा, नया चैनल बनाऊंगा। तो फाइनली एक जो मेरा पुराना चैनल था प्रखर ठाकुर, उस पर क्राइम से हट के देश दुनिया की कुछ खबरें अब लगातार पड़ रही हैं, रील के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। तो प्रयास यही है कि कुछ बाकी दुनिया की खबर भी आपको सुनाई जाए। इसी बहाने थोड़ा सा खुद को बिजी भी रख पाऊंगा, थोड़े इसके भी ज़्यादा इंतज़ाम हो जाएंगे। तो दोनों ही फ़ायदे हैं। तो वीडियो मैंने बना ली है और चैनल पे लगातार डाल भी रहा हूँ। तो आप लोग प्रखर ठाकुर नाम से सर्च करके उस चैनल पे जाके अपना प्यार भी दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो जो लोग चाहते हैं मुझसे देश दुनिया की और ख़बरों के बारे में जानना, तो उस पर जाके जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सुझाव भी आप लोग ज़रूर दीजिएगा। खैर, अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी वास्तव में बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। एक आदमी कुछ करता है, भले ही उसकी व्यक्तिगत वजह चाहे जो रही हो, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लोग किस तरह से एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू हो सकते हैं, धार्मिक हिंसा भड़क सकती है। ये तमाम चीज़ें जानने के बावजूद जब वो आदमी ऐसी गलतियाँ करे तो वास्तव में बड़ी हैरानी होती है और बड़ा दुख भी होता है। तो पूरी कहानी क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूँ। उस कहानी की शुरुआत होती है यूपी से। यूपी का एक ज़िला बदायूं, और इसी बदायूं में एक चौकी है, मंडी समित चौकी। और इसी चौकी के पास एक कॉलोनी है, बाबा कॉलोनी। और मैं बात कर रहा हूँ 19 मार्च की। दरअसल इसी बाबा कॉलोनी में एक शख्स का परिवार रहा करता था, जिनका नाम था विनोद कुमार। विनोद कुमार पेशे से ठेकेदार थे। इधर उधर जाके कुछ नालियाँ, कुछ टंकी, कुछ छोटे मोटे घर, जो भी सरकारी काम उन्हें मिल जाता, चाहे वो सड़क का हो चाहे कुछ और हो, वो तमाम चीज़ें विनोद किया करते हैं। इनकी जो वाइफ थी संगीता, पेशे से वो ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। घर में ही इनका खुद का एक ब्यूटी पार्लर था, संगीता ब्यूटी पार्लर। इनके 3 बच्चे थे। एक बेटा जिसका नाम था आरुष, 12-14 साल का। एक छोटा बेटा जिसका नाम था पीयूष। इसके बाद एक और आहान। टोटल घर में 3 बच्चे थे। साथ ही फैमिली में इनकी माँ भी रहती थी, मुन्नी देवी, जो कांस्टेबल के पोस्ट पे तैनात थी, रिटायर भी हो चुकी थी। तो परिवार में टोटल 5 लोग रहा करते थे। विनोद कुमार जो कि ठेकेदार थे, संगीता जो कि ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, मुन्नी देवी जो कि कांस्टेबल थी कभी, और साथ ही 3 बच्चे आरुष, पीयूष और राहान। 5 लोगों का बढ़िया भरा पूरा परिवार। सारे लोग खुशी मन से रहा करते थे, ना किसी से कोई लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा। ठीक ठाक परिवार था, ठीक ठाक घर था, बढ़िया 2 मंजिला। इसी घर के सामने एक बार्बर शॉप थी, यानी एक नाई की दुकान। और उस दुकान को 2 लोग चलाते थे। उनमें से एक का नाम था साजिद, एक का नाम था जावेद। अब चूंकि सामने दुकान थी तो बचपन से ही जो तीनों बच्चे थे, जब भी हेयर कट वगैरह कराना होता तो सामने ही दुकान पे चले जाते हैं। अब सामने की दुकान पे जाने का एक फ़ायदा होता कि किसी गार्जियन को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सामने वाले, चूँकि सामने ही दुकान थी, सड़क के इस प्रकार, जो इस पार था वो विनोद का घर था, सामने उस पार साजिद और जावेद की दुकान थी। लिहाजा एक आपस में बॉन्डिंग थी, दोनों लोग आपस में एक दूसरे को पहचानते थे। तो अभी 19 तारीख की बात है। शाम के लगभग 6 बज रहे होंगे, 6 से 7, हल्की हल्की शाम हुई थी। इसी दौरान विनोद के घर पे घंटी बजती है। अब बेल बजी। विनोद की जो वाइफ है संगीता, उन्होंने जाके देखने का फैसला किया। पीछे पीछे 3 बच्चे भी चल पड़े, आयुष, पीयूष और आहान। आरुष, पीयूष और आहान और संगीता जब डोर को खोलते हैं तो सामने देखते हैं कि जो साजिद है वो खड़ा है, और उसके पीछे बाइक पे जावेद भी खड़ा है। जो साजिद था बेहद घबराया हुआ। अब संगीता जब देखती हैं कि साजिद बेहद घबराया हुआ, फ़ौरन पूछती हैं कि क्या हुआ। साजिद बताता है कि मेरी जो बीवी है उनकी डिलीवरी होने वाली है, और आप लोग तो जानती ही हैं कि मेरे पहले भी बच्चे ऐसे डिलीवरी टाइम पे उनकी डेथ हो गई। अब हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कल की डेट है। हॉस्पिटल वालों ने 5,000 रुपये मांगे हैं, और बदकिस्मती देखिए कि मेरे पास इस टाइम एक भी पैसे नहीं है। और अगर टाइम से पैसे नहीं दिए तो पता नहीं वो किस तरह की लापरवाही करें, क्या करें, और लापरवाही हो जाएगी तो मेरे फिर से बच्चों की मौत ना हो जाए। तो इस वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ और आपसे मदद मांगने आया हूँ। अब संगीता जब एक बात सुनती है कि साजिद एज ए फादर इस बात को बोल रहा,
तो संजीता खुद भी माँ थी 3 बच्चों की, परेशान होती हैं। कहती हैं कि रुकिए मैं विनोद जी से पूछ के आपको बताती हूँ। उसके बाद जो संजीता है घर के अंदर आती हैं। आने के बाद फ़ोन करते हैं अपने पति विनोद को। उस टाइम विनोद एक पानी की टंकी बनवा रहे थे मोहम्मदी में। उस टंकी को बनवाने की वजह से, चूँकि दिन में अब धूप थोड़ी तेज़ होती है, तो उनका काम का तरीका थोड़ा अजीब था कि दिन में जो मज़दूर हैं वो आराम करें, रात में ही काम कर लें। लाइटिंग की बढ़िया व्यवस्था थी। तो विनोद वहाँ उस टंकी के पास थे। इधर संगीता का फ़ोन गया, विनोद ने फ़ोन उठाया। इधर संगीता कहती हैं कि ऐसे ऐसे बात है और जो साजिद है वो 5,000 रुपये मांग रहा। तो जब विनोद ये बात सुनते हैं तो सामने से कहते हैं कि यार वैसे भी उसके 2 बच्चे डिलीवरी के टाइम पे मर गए और उसका वंश बढ़ नहीं रहा, बेचारा बहुत परेशान है। और सामने ही दुकान है उसकी, पैसे लेके कहाँ चला जाएगा, और ले भी जाता है तो ले जाने दो। किसी की ऐसी परिस्थिति में मदद करना शायद गलत नहीं है। एक काम करो, उसे पैसे दे दो। अब पति ने जब स्वीकृति दे दी तो फिर संगीता कहती हैं, जो साजिद है अभी तक वो गेट पे ही खड़ा है, उससे कहती हैं कि आप अंदर आ जाइए, मैं पैसे निकाल रही हूँ और आप परेशान भी लग रहे हैं तो बैठिए, मैं चाय भी बनाती हूँ। अब संगीता जो साजिद है उसे अंदर लाती हैं और जब साजिद अंदर आने लगता है तब जावेद से कहता है कि एक काम करो, तुम भी अंदर आ जाओ, चूँकि अभी पैसे देंगे उसके बाद थोड़ा टाइम भी लगेगा, चूँकि चाय बना रही है। इधर संगीता से साजिद कहता है कि बाहर जावेद भी खड़ा है तो 2 कप आप चाय बना दीजिएगा। इसके बाद जावेद भी अंदर आता है। अब जावेद, साजिद, आरुष, पीयूष और आहान, टोटल 5 लोग। और जो मुन्नी देवी हैं दादी, वो अभी तक कमरे के अंदर, उन्हें कुछ पता नहीं कि कौन आया कौन गया। इसके बाद संगीता अंदर चाय बनाने जाती है। इधर जावेद, साजिद और तीनों बच्चे घर के हॉल में मौजूद। इसी दौरान जावेद जो था वो कहता है पीयूष से कि मुझे खैनी खाने का मन हो रहा, तो बेटा क्या तुम सामने की दुकान से खैनी लेते आओगे, चूँकि बहुत टाइम हो गया खाया नहीं हूँ और परेशान भी हूँ। अब पीयूष सामने वाले दुकान, वैसे भी मैंने उसका बयान सुना तो इतनी सब कुछ करने के बाद भी जो पीयूष था वो भैया भैया बोल रहा था। तो पीयूष जब देखता है कि जावेद भैया ऐसी बात बोल रहे हैं तो मना कर नहीं पाता, उनसे पैसे लेता है, जो भी 10-5 वो देते हैं, उसके बाद निकल जाता है दुकान पे खैनी लाने। इधर साजिद तब तक कहता है कि मेरी जो तबीयत है कुछ नासाज लग रही है, यानी घर के इस कमरे में मुझे कुछ गर्मी से लग रही है, कुछ घुटन हो रही है, तो मैं काम करता हूँ, मैं ऊपर चला जाता हूँ, क्योंकि तबीयत वहाँ कुछ फ्रेश हवा मिलेगी तो शायद सही हो जाए। अब ये तमाम चीज़ें संगीता किचन से सुन रही है। उसके बाद कहती है कि ठीक है आप चले जाइए। संगीता अब चाय बना रही। इधर जो साजिद है आरुष और आहान से कहता है कि चलो मुझे छत पे लेके चलो। अब आरुष, आहान साजिद को छत पे लेके जाते हैं। इधर जो पीयूष था वो तब तक दुकान पे पहुंच जाता है। दुकान पे कुछ लोग और खड़े थे। दुकान से 5-10 मिनट में वो अपनी तमाम चीज़ें लेता है। लेने के बाद वहाँ से लौटने लगता है। इधर छत पे जाने के बाद जो साजिद था वो छोटे वाले बच्चे, यानी आहान जिसकी उम्र महज 5 से 6 साल या 7 साल रही होगी, उससे कहता है कि बेटा मुझे प्यास लगी है और मेरा कुछ दम घुट रहा है, कुछ बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही, तो क्या तुम नीचे से पानी लेके आओगे। अब आहान जब ये बात सुनता है फ़ौरन सीढ़ियों से नीचे आता है। आने के बाद अपनी माँ संगीता से कहता है कि मम्मी जो साजिद भैया आए हैं उनकी कुछ तबीयत नासाज है और वो पानी मांग रहे हैं। तो चूँकि एक मेहमान आया था तो उसके लिए बाकायदा कांच की गिलास निकाली गई। उस कांच के गिलास में जो साजिद है उसके लिए पानी इधर संगीता ने भेजा। आहान पानी लेके ऊपर जाता है सीढ़ियों से। जैसे ही कदम रखता है तो देखता है कि जो साजिद है वो उस तरह से उसके बड़े भाई आरुष की गर्दन काट रहा। अब गर्दन कट चुकी थी। आरुष की गर्दन कटने की वजह से ना तो मुंह से कोई आवाज़ निकल रही, ना ही वो कुछ बोल पा रहा, बस ज़मीन पे पड़ा पड़ा तड़प रहा। अब ये तमाम चीज़ पहला कदम रखने के बाद आहान देखता है। आहान के देखते ही इसकी साजिद की नज़र आहान पे पड़ी। फ़ौरन वो आहान को खींचता है। खींचने के दौरान जो ग्लास था वो ज़मीन पे गिरता है फर्श पे और टूट जाता है। उसके बाद सेम चीज़ आहान के साथ होती है। उसकी गर्दन पे सेम तरीके से खंजर चलाया जाता है और जो उस तरह जो चाकू वो लेके आया था इसकी भी गर्दन काटता है। और काटने के बाद उस धारदार हथियार से कभी आरुष के, यानी एक 14 साल के बच्चे पे, और कभी आहान
यानी 7 साल के बच्चे पे चाकू से सीने पे, गर्दन पे, चेहरे पे ताबड़तोड़ वार करता है। इतनी ही देर में जब तक ये वार कर रहा था वो दोनों बच्चे ज़मीन पे पड़े तड़प रहे थे। जो पीयूष है वो आ जाता है घर के अंदर, और अंदर से आने के बाद चूंकि उसका फोकस था कि ये लोग कहाँ हैं, माँ तो किचन में बिजी थी, कुछ आवाज़ उसे लगती है कि छत से किसी की चीखने की आवाज़ आ रही है। तो फ़ौरन वो भाग के छत की तरफ जाता है कि क्या हुआ और मेरे भाई किस तरह से चीख रहे हैं। जैसे ही वो छत की तरफ जाता है, चूँकि ऐसा स्ट्रक्चर था उस छत का कि जब तक आप सीढ़ी पार नहीं करते छत पे क्या हो रहा वो नहीं देख सकते थे। पीयूष जब छत की तरफ जाता है तो साजिद भी पीयूष को पकड़ लेता है। पकड़ने के दौरान फिर चाकू से सेम चीज़ वो पीयूष के साथ करने की कोशिश करता है, यानी आरुष आहान को मार चुका था पीयूष के साथ। पीयूष भी देखता है कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इधर जब ये करने की कोशिश करता है और उसकी गर्दन को भी काटने की कोशिश करता है, पीयूष धक्का दे देता है। इसी दौरान वो चाकू मारता है और पीयूष के थंब पे वो चाकू लगती है। इसके बाद पीयूष भाग के नीचे आता है। जो साजिद है वो भी पकड़ने की कोशिश करता है। उस दौरान जावेद भी उसकी मदद करता है। लेकिन इत्तेफाक कहें या फिर पीयूष की अच्छी किस्मत कहें कि जो कांच पहले गिरा था, आहान जो पानी लेके गया था, वो कांच फर्श पे वहीं टूटा पड़ा था और साजिद जैसे ही आगे बढ़ता है वो कांच उसके पैर में चुभ जाता है। कांच का चुभना हुआ कि 3 से 4 सेकंड का गैप मिलता है पीयूष को। उतनी ही देर में भाग के नीचे आता है। आने के बाद फ़ौरन अपनी माँ को, अपनी दादी को घर से बाहर निकालता है और कहता है कि दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद करने के बाद ये तमाम चीज़ें होती हैं। माँ पूछती है कि क्या हुआ। बेचारा बेहद घबराया हुआ, कुछ बता नहीं पाता, फ़ौरन लेके बाहर जाता है। बाहर से दरवाज़ा बंद करता है, चीख पुकार मचाता है। इधर माँ भी देखती है कि उसके हाथ में चोट लगी है, खून निकल रहा। तब तक दादी भी देख लेती है कि छत से जो साजिद है वो वहाँ से नीचे उतर रहा है। जावेद तब तक भाग चुका था। तो साजिद जब नीचे उतर रहा, उसके हाथ में खंजर देखता है, इधर देखता है कि पीयूष के हाथ में चोट लगी है, खून निकल रहा। तो आनंद फानन में अभी तक दोनों बच्चों का ख्याल नहीं आया कि वो दोनों का है। संगीता और मुन्नी देवी, यानी वो दादी और वो माँ, फ़ौरन बाहर जाती हैं। बाहर से घर को बंद किया जाता है, चीख पुकार की जाती है, पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस जब मौके पे आती है, आने के बाद घर को पहले चारों तरफ से घेरती है। घेरने के बाद जब घर के दरवाजे को खोलती है तो अंदर जो ग्रामीणों ने देखा कि अंदर साजिद खड़ा है और साजिद के चेहरे और मुंह पे खून लगा हुआ है और कुछ मांस के टुकड़े भी लगे हुए हैं। और साजिद कह रहा है कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया। ये वहाँ के कुछ लोकल लोगों और दादी का बयान है। इसके बाद पुलिस वाले जैसे तैसे करके साजिद पे काबू पाते हैं। साजिद के हाथ में एक बड़ा सा खंजर और उस्तरा मिलता है। उसके बाद उसको पकड़ के गिरफ्तार करते हैं। फ़ौरन भाग के छत पे जाया जाता है कि देखें बच्चों का क्या हाल है। तो जब ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि आरुष और आहान मरे पड़े हैं और पूरा जो फर्श है खून से भीगा हुआ है। इसके बाद फ़ौरन आसपास के लोग जब ये खबर सुनते हैं उनका गुस्सा फूटता है। गुस्सा फूटने के बाद फ़ौरन जब ये देखा जाता है कि साजिद ने इस हिसाब से 2 बच्चों को मार दिया, तीसरों को मारने की कोशिश की है, तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। साजिद को दुकान में घुसते हैं, उसके दुकान के सारे सामान को निकालते हैं, तोड़फोड़ शुरू होती है, धरना प्रदर्शन होता है, कुछ सामान को आग लगा दिया जाता है, कई गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। यानी टोटल अब हिंसात्मक माहौल होता है, चूँकि लोगों के अंदर गुस्सा था। अब ये चीज़ जब आला दर्जे के पुलिस ऑफिसर देखते हैं, चाहे वहाँ के एसएसपी या लोग प्रियदर्शी जी हों, चाहे अलग अलग लोग हों, ये तमाम लोग भाग के मौका वारदात पे पहुँचते हैं, स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। इधर जो साजिद था इसको लेके पुलिस वाले गिरफ्तार करके जाने लगते हैं। इसे कोतवाली लेके जाना था, लेकिन इसे जाने के दौरान एक जगह पड़ती है शेखुपुरा, वहीं पे एक जंगल है। उसी जंगल पे पहुंचने के बाद जो साजिद है, क्योंकि उसे पता था कि उसने जो किया है वो बचने या फिर माफ़ी के काबिल नहीं है, तो भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान पुलिस वालों की गन छीनता है। उसके बाद पुलिस वाले घेरते हैं, उनके ऊपर फायरिंग करता है। सामने से काउंटर फायरिंग होती है और उस फायरिंग में साजिद की मौत हो जाती है। उसको लेकर हॉस्पिटल जाया गया, वहाँ पे उसे डेथ करार दे दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये साजिद ने किया क्यों। चूँकि 3 बच्चे थे जो सामने रहते थे। बच्चों के ऊपर तो ऐसे भी एक आदमी छड़ी से मारने से पहले सोचता है कि बेचारे को चोट न लग जाए, तो उनकी गर्दन पे उस तरह चला कैसे सकता है, वजह क्या थी। तो अभी तक आसपास के लोगों ने जो वजह बताई
और जो सरकमटेंशियल चीज़ें थी उसके हिसाब से जो अभी तक खबर निकल के सामने आई है उस हिसाब से आपको बताऊं कि साजिद के ऑलरेडी जो वाइफ थी कई बार प्रेग्नेंट होती थी। प्रेग्नेंट होने के बाद हर बार बच्चे उसके मर जाते थे, पैदा भी हुए तो ज़्यादा टाइम तक वो सर्वाइव नहीं किए और मर जाएं। तो ऐसे हाल में जो साजिद था वो तंत्र मंत्र के चक्कर में था। उसका मानना था कि अगर वो नरबली देता है बच्चों की तभी जाके उसके बच्चे जीवित रह पाएंगे। इस वजह से फिर उसने टारगेट चूज़ किया और कहाँ जाए वो, कहीं सुरक्षित उसे दिखा भी नहीं, क्योंकि सामने उसकी दुकान थी। इस वजह से उसे पता था कि जो संगीता है उसके घर पे कौन रहता है, विनोद कब आते हैं कब जाते हैं। तो सबसे इजी टारगेट उसे दिखा आरुष, पीयूष और राहन। उसका टारगेट था कि अगर इन तीनों को मैं मारूंगा और मारने के बाद जो भी कुछ तंत्र वंत्र उसने किया हो, क्योंकि आसपास के लोगों ने बताया कि उसने खून पिया था और मांस के लोथड़े खाए थे। तो इस वजह से फिर उसने इन्हीं तीनों को टारगेट बनाया और फिर इनको मार दिया। ये अभी तक निकल के सामने आया। हालांकि अब साजिद तो ढेर हो चुका है, बाकी पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों से और तमाम चश्मदीदों से जो कहानी मिली वो यही मिली, क्योंकि वो जाते हुए कह भी रहा था कि मैंने अपना काम कर दिया। बाकी और क्या हो सकता है वो तो पुलिस अब जांच पड़ताल करेगी, वो निकल के सामने आएगा। लेकिन एक दिमाग की ऐसी स्थिति कि 3 लोगों को मार दिया जाए, 3 बच्चों को इस हिसाब से निर्दयता से मारा गया। अब इस वजह से धार्मिक सौहार्द भी खराब हुआ। कई लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी, देना लाजमी भी था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन वास्तव में बहुत घृणित कार्य था और ऐसे लोगों को सजाए मौत से छोटी कोई सज़ा मिलनी नहीं चाहिए जो मासूमों पे जुल्म ढाते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी बडायूं के उस डबल मर्डर केस की, और साजिद का बस चलता तो शायद पीयूष भी ना बचता, और उसके अंत की पूरी कहानी। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।